स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडियन पॉलिटिक्स कभी भी चौंकाने से नहीं चूकती है और ठीक ऐसा ही हमें नजर आ रहा है तमिलनाडु के इंटरनल पॉलिटिक्स में। इंडिया की पॉलिटिक्स में कई सारे सरप्राइजेस आए हैं पास्ट में भी, लेकिन ये जो तमिलनाडु में हुआ है ये बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज था सभी के लिए। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक एक्टर का राइज, सीएम बनने तक का सफर, और जब वो लार्जेस्ट पार्टी भी बन गए अपनी स्टेट के अंदर, उसके बाद भी वो सरकार बनाने में नाकाम रहे शुरुआती दौर में। और फाइनली कुछ ही देर पहले हम लोगों ने सुना कि वो अब एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। ये और कोई नहीं है, विजय थलपति हैं। और हमने सभी ने देखा कि किस तरह से जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो पहले तो इलेक्शन रिजल्ट ने सबको चौंकाया, और जब इलेक्शन रिजल्ट ने सबको चौंकाया उसके बाद में सबको लग रहा था कि क्लियरली ये लार्जेस्ट मेजॉरिटी, लार्जेस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे टीवी के, और इनका सरकार बनना लाजमी है। लेकिन उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क जो उनकी असेंबली में है तमिलनाडु में वो है 118, और टीवी के 108 सीट लाकर मेजॉरिटी नहीं पा पाई। यानी कि इन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, और इस सपोर्ट में कई सारे दाव पेच आए इस पार्टी के पावर में आने के लिए। यानी कि शुरू में कांग्रेस ने इन्हें शुरुआत में सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शुरू से इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। उसके बाद में आप देखिए कि AIADMK, DMK और बीजेपी और कई सारी छोटी लेफ्ट पार्टीज, इनके सामने भी कुछ चॉइसेस थी, वे भी इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन उसके बाद भी इनको क्लियर कट सपोर्ट नहीं मिला। और पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना गेम डेफिनेटली खेलेंगी, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेला वहां के गवर्नर ने, जिन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया, जिसका कोई पास्ट प्रेसिडेंट नहीं था। जनरली गवर्नर को एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें मेजॉरिटी फ्लोर पे प्रूव करवानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिलक्टेंस शो किया कि टीवीके के पास में या विजय थलपति के पास में मेजॉरिटी है या नहीं है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से जो टीवीके के विजय थलपति हैं, जो कि वहां के फिल्म स्टार हैं, वहां के एक एक्टर हैं, और जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में कोई नई बात नहीं है, MGR भी पहले कर चुके हैं, और ठीक वही बात विजय थलपति ने भी इस बार तमिलनाडु में की है। लेकिन उनके सीएम बनने तक, जो उनके सीएम बनने के अंदर क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या रुकावट आई, इन सभी चीजों को आज हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें तो हमें यह पता है कि 108 सीट टीवीके ने जीती थी। जब टीवीके ने 108 सीटें जीती, उसके बाद भी उनके लिए इतना आसान नहीं था सीएम बनना। क्यों आसान नहीं था सीएम बनना? क्योंकि मेजॉरिटी मार्क जो टीवीके को चाहिए था वो था 118, और ये 118 तक ऑलमोस्ट एक चेस की तरह गेम चला है तमिलनाडु के अंदर, 118 का नंबर प्रूव करने के लिए। कि एक मोमेंट तो ऐसा भी आया था कि शायद विजय थलपति 108 सीट लाने के बाद भी सीएम ना बने, क्योंकि उनके पास में और कोई पार्टीज का सपोर्ट आ नहीं रहा था। कांग्रेस उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी, 5 सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर सिर्फ 113 तक जाता, और 118 मैजिक फिगर था सरकार बनाने का। तो इस सब को जानने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दी 118 सीट का मेजॉरिटी मार्क है, 108 इन्होंने जीती है, और 4 दिन तक सरकार नहीं बन पाई। तो माय नेम इज मंगल सिंह। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु पॉलिटिक्स। I teach anthropology. These are some of the toppers that I have mentored. The batch has started. You can join the anthropology course by using the code MSC Live. और आप मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंथ्रोलॉजिकली एंड एंथ्रोलॉजिकल, बाय स्कैनिंग दीज QR कोड्स। अब आते हैं वापस से कहानी पे। तो देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है वो 1950 से ही एक फिक्स तरीके से चलती आ रही है, और ये पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स। क्यों हम इसे द्रविडियन पॉलिटिक्स बोलते हैं? क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो द्रविडियन आइडेंटिटी के ऊपर बैंक करती हैं, और द्रविडियन आइडेंटिटी को कुछ इस तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये आइडेंटिटी डिफरेंट है आर्यन आइडेंटिटी से। और इसकी शुरुआत होती है पेरियार के टाइम पे। पेरियार ने प्रोजेक्ट किया कि द्रविडियन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, ये लोग डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है, और उन्होंने इस द्रविडियन पॉलिटिक्स को प्रोजेक्ट किया एंटी ब्राह्मणिकल। अगर आपने कुछ दिनों पहले फॉलो किया होगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने ब्राह्मणों को वहां टिकट नहीं दिया, क्योंकि वहां की OBC और जो दलित पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट टाइप की है। वो एक्चुअली साउथ इंडियन द्रविडियन आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, और इसी द्रविडियन आइडेंटिटी के ऊपर 2 पॉलिटिकल पार्टीज वहां डेवलप हुई। एक का नाम है DMK और दूसरे का नाम है AIADMK। और अगर आप देखें तो 1960 से ही वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है, 1967 से लगभग वहां ऐसा हो रहा है कि हर एक इलेक्शन में ऑल्टरनेटिवली या तो DMK इलेक्शन जीतती है या AIADMK जीतती है। यानी ऑल्टरनेटिवली एक जीतेगी, दूसरी हारेगी, दूसरी जीतेगी, दूसरी हारेगी। यानी कि ये आपस में पावर को एक्सचेंज करते आ रहे थे। और ये भी एक खास बात थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगातार वहां रूल नहीं कर पाई, हर बार वहां पे पावर चेंज हुआ। लेकिन ब्रॉडली अगर आप पॉलिसीज देखेंगे तो DMK की पॉलिटिक्स और AIADMK की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। AIADMK आपने देखा होगा कि MGR जो कि एक फिल्म स्टार थे, उनके बेसिस बनी थी। यानी कि हमें एक चीज रियलाइज होती है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बेस्ड थी,
उसी आइडेंटिटी को टीवीके ने भी यूज किया, लेकिन कुछ अलग तरीके से उन्होंने यूज किया, कुछ अलग बैकड्रॉप में उन्होंने इसको यूज किया। यानी कि अगर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स आप शुरुआती दौर से देखें, डीएमके जो कि करुणानिधि लेड थी और स्टालिन जो कि उनके सीएम थे, ये भी द्रविडियन आइडियोलॉजी पे काम करती है। इन्होंने वेल्लार डोमिनेटेड लीडरशिप है, वेलफेयर और कास्ट नेटवर्क से फोकस करती है, और 2021 में इन्होंने 133 सीट जीती थी, जिसकी वजह से इन्होंने सरकार अपनी बनाई। और 59 ईयर्स में ऑल्टरनेटिवली एआईडीएमके भी जीती है, जिसका राइज हुआ था, मेनली पॉलिटिक्स तो द्रविडियन ही इनकी भी, लेकिन राइज हुआ था एमजीआर, जो कि एक फेमस फिल्म स्टार थे वहां के साउथ इंडिया के, और उन्होंने, जयललिता उनकी एक लीडर थी जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थी, और उसके बाद में लगातार इन्होंने भी सेम ही मॉडल फॉलो किया है। अब ऐसा नहीं है कि एमजीआर लास्ट फिल्म स्टार थे जिन्होंने ही ट्राई किया था और जो ही एक पॉलिटिकल पार्टी बना पाए, वहां पे और भी लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। सबसे बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे रजनीकांत, उन लोगों ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन में गिव अप कर दिया। कमल हासन ने भी ट्राई किया, वो उन्होंने भी गिव अप कर दिया। लेकिन थलपति कुछ ऐसा अचीव कर पाए जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, जो आज तक किसी ने देखा नहीं है, और वो एक सरप्राइज की तरह आया। इस बार के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज भी बहुत हाई था तमिलनाडु में, ऑलमोस्ट 85% वोटिंग परसेंटेज था, और वो अपने आप में साइन था कि लोगों के अंदर उत्साह था एक फिल्म स्टार के हीरो को रियल पॉलिटिकल हीरो बनाने का। और ये रियल पॉलिटिकल हीरो वो इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने 2 साल तक जो ग्राउंड वर्क किया था, जो उन्होंने धीरे धीरे बिल्डअप किया था। नॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी को शायद 20 साल लग जाते, लेकिन उन्होंने ये मैजिक कर दिखाया। अब देखिए कि कैसे इनका राइज हुआ। अगर आप, जो सबसे फंडामेंटल चीज इनके राइज में था वो सिर्फ इनका स्टारडम नहीं था, इनका स्टारडम के साथ साथ इन्होंने ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इनके फैन क्लब्स ने बनाई। इन्होंने एक फैन क्लब्स लॉन्च किए लगभग फरवरी 2024 में, जो कि उनके बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स का बेस बना। उन्होंने अपनी पार्टी को प्रमोट किया, उन्होंने सोशल वेलफेयर का मैसेज दिया, उन्होंने द्रविडियन आइडियाज को फॉलो किया, और उसके बेसिस पे टीवीके का राइज पॉसिबल हो पाया। फिर एक रैली हुई सितंबर 2025 में, उस रैली के अंदर भगदड़ मच गई, 41 लोग मर गए, लेकिन उसके बाद भी कैंपेन चलता रहा। कुछ देर के लिए कैंपेन पॉज हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा ब्रांड को इंपैक्ट नहीं हुआ, या थल्लापति की पब्लिसिटी में या उनकी जो फेम थी उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आई। उसके बाद में महाबलीपुरम में जब मीटिंग हुई नवंबर 2025 में, तो उन्होंने विजय को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसके बावजूद जो है मामला चलता रहा, वो इलेक्शन लड़ते रहे, और सबसे बोल्ड मूव इन्होंने किया मार्च 2026 में कि किसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। ये स्पेकुलेशन था, क्योंकि जब रजनीकांत जैसे बड़े प्लेयर्स, कमल हासन जैसे बड़े फिल्म स्टार्स वहां के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो लोगों को लगा कि शायद अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने एक स्ट्रांग कॉल लिया, और वो स्ट्रांग कॉल था कि इन्होंने सारी जो सीट्स थी 233, उनके ऊपर उन्होंने सोलो इलेक्शन लड़ने का डिसाइड किया। कोई अलायंस नहीं, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं। शुरू में लोगों को लग रहा था एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन इस बोल्ड मूव ने और जो मोमेंटम बना था उसकी वजह से ये हमें रिफ्लेक्ट हुआ कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ आज तक तमिलनाडु की हिस्ट्री में, और जो था 85.1%, जो मुझे लगता है शायद इंडियन हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क फिगर है। क्योंकि बार बार आपने कैंपेन्स में देखा होगा, इलेक्शन कमीशन लोगों को एड्स करता है, उनको मोटिवेट करता है कि जाएं और वोट डालें, वोट आपका अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। लेकिन इस केस में इट वॉज अबाउट 85%, विच वॉज रिमार्केबल। और इस 85% जो वोटिंग परसेंटेज था, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता था कि लोगों में उत्साह था विजय थल्लापति को इलेक्ट करने का। और ये बात फाइनल रिजल्ट में सामने आई। जो 59 ईयर्स से डिओपॉली चल रही थी डीएमके और एआईडीएमके की, उसको ब्रेक किया और 108 सीटें आए। यहां तक कि जो सिटिंग सीएम स्टालिन थे, जो 3 बार से अपनी सीट पर जीत रहे थे, वो भी अपना चुनाव हार गए। इतना जबरदस्त वेव था थल्लापति के फेवर में। लेकिन पॉइंट ये था कि 108 सीट तो आ गई, उसके बावजूद सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जो मैजिकल फिगर था वो था 118। तो कुछ इस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। टीवी के विजय 108, डीएमके ने 59 सीट जीती, एआईडीएमके जो कि ईपीएस लेड है उन्होंने 47 जीती, कांग्रेस 5, लेफ्ट पार्टीज ने 6, आईयूएमएल ने 2, और पीएमके बीजेपी लगभग मिलाकर 4 और 1 रेस्पेक्टिवली। तो जो 108 के साथ में 118 तक पहुंचने के पास कई सारी पॉसिबिलिटीज टीवीके के पास थी कि वो शायद एआईडीएमके का सपोर्ट ले लें, क्योंकि डीएमके को उन्होंने हराया, सिटिंग गवर्नमेंट है। हो सकता है वो कांग्रेस का सपोर्ट ले लें, वो शायद बीजेपी और पीएमके का सपोर्ट भी ले लें, लेफ्ट पार्टी से ले लें। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशंस में कई सारी अड़चनें थी, और इसी से शुरुआत हुई इस गेम की। अब देखिए, सबसे पहला काम था कि गवर्नर को इनवाइट करना था लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि उनको टीवीके को इनवाइट करना चाहिए था इलेक्शन में, उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन गवर्नर ने बोला कि आपको पहले मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, एआईएडीएमके के सामने ऑप्शन था कि उन्होंने 47 सीट जीती थी, और इनके पास चांस था कि ये टीवीके के साथ अलायंस बना लें। लेकिन इन्होंने अलायंस बनाने से मना कर दिया, क्योंकि इनको ये बात क्लियरली पता है कि आज अगर इन्होंने इनके साथ जुड़ लिए, और अगर टीवीके कल को डाउन नहीं हुआ या उनका
पॉलिटिकल करियर खराब नहीं हुआ तो एआईडीएम के लिए तो ये क्लियर डेंट है, क्योंकि वेलफेयर पॉलिटिक्स भी सिमिलर है और द्रविडियन आइडियोलॉजी भी ये भी बैंक कर रहे हैं, और जो पब्लिसिटी थल्लापति की है वो अनमैचेबल है किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के पास। किसी के पास भी इतना फेमस लीडर आज है नहीं वहां पे। तो बेसिकली ये क्या करना चाहती हैं, इन्होंने बात भी की थी, कई डिस्कशंस भी हुए थे एआईडीएमके के टीवीके के साथ में, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी पॉलिटिक्स इससे खतरे में आ सकती है, इसलिए उन्होंने फॉर्मली इस बात को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना था। अगर आप डायरेक्टली अलायंस बना लेंगे तो शायद आप सर्वाइव ना कर पाए। दूसरी कहानी आई कांग्रेस की। कांग्रेस ने डबल गेम खेला। शुरू में जब इलेक्शंस चल रहे थे, जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो रही थी, तो कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने यह सोचा था कि शायद इनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस ने शुरू में अलायंस बनाने से मना कर दिया, और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया कांग्रेस ने तुरंत इन्हें सपोर्ट दे दिया। कुछ लोगों का यह मानना था कि अगर कांग्रेस इनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ती तो शायद 180 से 190 सीटें आ जाती टीवीके की पार्टी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 108 सीटों पर आकर गेम रुक गया। लेकिन अब जो मामला हुआ कि कांग्रेस जो कि डीएमके के पास साथ अलायंस में थी, उस कांग्रेस ने डीएमके का अलायंस तोड़ के तुरंत जाके टीवीके को ज्वाइन कर लिया। तो पहले उन्होंने टीवीके को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम तो ट्रेडिशनल डीएमके अलायंस का पार्ट रहेंगे, और उसके बाद में जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तुरंत कांग्रेस ने उनसे छूट के टीवीके को अलाइन कर लिया। और उनका कहना यह है कि टीवीके भी जो है वो एंटी बीजेपी है और एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी के हैं, और इसीलिए हम इनके साथ एक नेचुरल अलायंस बनते हैं या पार्टनर बनते हैं। और ठीक यही मुद्दा था लेफ्ट की पार्टीज का, जो भी क्लियर नहीं थी। बीजेपी के पास एक सीट है वहां पे, उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को बैक नहीं करते हैं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, और हम लोग अपना बैठ के चुपचाप इस गेम को देखेंगे। तो ये बात हुई। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो काम हुआ वो हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो था वो एक्चुअली आपके गवर्नर का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो कन्वेंशन है जिसको फॉलो किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स में जहां जहां चुनाव हुए हैं, वो कन्वेंशन ये है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसे गवर्नर इन्वाइट करेंगे, और गवर्नर जब उसे इन्वाइट करेंगे तो उसके बाद में उन्हें अपने फ्लोर पे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली पे, यानी विधानसभा के फ्लोर पे उन्हें जाकर अपने मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा। तो पहले होता है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है और उसके बाद में फ्लोर टेस्ट होता है, जबकि यहां पे इस केस के अंदर उल्टा हुआ। तो मामला यह था कि गवर्नर का काम होता है एडवाइस देना। तो हम देखते हैं क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके यस है, उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए थी। कहां? फ्लोर पे जाके पहले स्वेरिंग इन करो, पहले उनकी शपथ ग्रहण होगी और उसके बाद में जाके फ्लोर पे असेंबली में उनकी मेजॉरिटी टेस्ट होगी। अगर वो पास नहीं हुए तो सरकार गिर जाएगी, और पास हो गए तो सरकार कंटिन्यू करेगी। लेकिन गवर्नर ने यहां उल्टा किया। गवर्नर ने कहा कि आप सबसे पहले मुझे लाके प्रूफ दीजिए कि 118 एमएलए आपके पास हैं, और इसी बात को लेकर 4 दिन तक सरकार बन नहीं पाई। इसी बात को लेकर 4 दिन तक डिले चलता रहा। उन्होंने कहा 118 एमएलए की लिस्ट मुझे बिफोर हैंड दे दीजिए। फिर उन्होंने 2 बार विजय से मुलाकात भी की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। और ऑफिशियल रिलीज जो गवर्नर के ऑफिस से आया उसमें उन्होंने कहा आर्लेकर ने कि मेजॉरिटी ये लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, और इसी की वजह से इन्होंने जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी नेहरू स्टेडियम में होनी थी 7 मई को, उसको भी पोस्टपोन किया। यानी कि गवर्नर ने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नर ने कंट्रोवर्शियल रोल भी प्ले किया। क्यों ये रोल कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि गवर्नर जो होता है उससे इलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैसे तो उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह एक्ट करना स्टेट के, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है तो वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी होते हैं। और इस केस में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होती है वो अपने फेवरेट गवर्नर्स को वहां बिठाती है, और जब गवर्नर जो है वो जब बीजेपी सपोर्टेड है तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रोल यहां प्ले किया है। उन्होंने इस कन्वेंशन को छोड़ के उन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया है, और इसकी वजह से जो वहां पे जो हम देख रहे हैं हंग असेंबली, या जैसे जहां पे जो हम देख रहे हैं कि सीएम नहीं बन पा रहे थे विजय, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लेफ्ट की पार्टीज ने कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सपोर्ट किया टीवीके को, और दोनों का आर्ग्यूमेंट ये था कि टीवीके जो है वो एंटी बीजेपी है, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों एंटी बीजेपी हैं, और दोनों मिलके टीवीके को सपोर्ट करेंगे। अब देखिए सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ये चैलेंज आ गया है कि उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। पहली बार ऐसी सरकार बनने जा रही थी दुनिया में, इंडिया में, जहां पे कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी पावर में ना हो, लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि शायद ये अलायंस के अंदर चले जाएंगे। तो शायद ये 3-4 दिन के लिए हो पाया, और जब अलायंस में आएंगे तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 108 सीट तो इनकी, उसके बाद में 6 सीट्स लेफ्ट पार्टीज की और 5 सीट कांग्रेस की, टोटल मिलाकर 119 सीट। लेकिन इसमें भी एक चैलेंज ये है कि विजय जहां से इलेक्शन जीते हैं, विजय ने एक्चुअली 2 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़े हैं और 2 कंस्टिट्यूंसी से वो जीत गए हैं, और इसका नॉर्म ये है कि 14 दिन के अंदर आपको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी और वहां फिर से इलेक्शन होगा। तो इवेंचुअली इनका नंबर जो आ जाएगा 118 के ऊपर आकर रुक जाएगा। तो आप देखते हैं 107, 5, 2, 2, 2, यानी कि 6 + 5 11 और 107 हुआ, तो ये आपका 118 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 118 पे आ तो सकता है, लेकिन इसमें मेजर इशू इनके सामने ये आ रहा है कि
इस 118 के साथ साथ इनके पास एक सीट इनको खाली करनी पड़ेगी। 119 में से एक सीट जो टीवी के जो जीते हैं 2 जगह से, वहां से उनको खाली पड़नी पड़ेगी। अब एआईडीएमके और आईयूएमएल इनके साथ मिलकर भी 119 ला सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज किया इन लोगों को। तो मेजर जो ड्रामा आया उसमें आया, पहला गवर्नर ने ब्लॉकेड किया, गवर्नर ने कॉन्ट्रोवर्शियल रोल प्ले किया। उसके बाद एआईडीएमके किंग मेकर बन सकते थे क्योंकि उनकी भी कैलकुलेशन बराबर बैठ रही थी, उसके साथ भी मेजॉरिटी पार्टी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उनको एआईडीएमके की खुद की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना था। कांग्रेस ने डबल गेम खेला, शुरू में रिफ्यूज किया विजय के साथ अलायंस बनाने का, लेकिन बाद में इलेक्ट होकर उन्होंने उनका पार्ट बन गए। और फाइनली ये एक्टर जिन्होंने मोमेंटम बनाया 2 साल में, जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया, जिनके फैन क्लब्स ने पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह एक्ट किया, इवेंचुअली ही कुड अचीव दिस गोल ऑफ बिकमिंग द सीएम ऑफ तमिलनाडु। और कल सुबह 11 बजे उनकी स्वीयरिंग इन सेरेमनी है 9th में 11 AM नेहरू इंडोर स्टेडियम में, और जहां पे शायद एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, जहां के सबसे फेमस लीडर, सबसे फेमस एक फिल्म स्टार, सिंगल उन्होंने पार्टी अपने इलेक्शन जीता, एस्टैब्लिश पार्टीज को चैलेंज किया, और इस एस्टैब्लिश पार्टीज को चैलेंज करके वो शायद सरकार बनाने जा रहे हैं टुमारो। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। ज्वाइन माय बैच यूजिंग द कोड MSc Live। इस MSc Live कोड को यूज कर आप बैच को ज्वाइन करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को सब्सक्राइब करें बाय गोइंग थ्रू दीज QR कोड्स, जहां पे आई एम गोइंग टू पोस्ट मेनी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, और बहुत सारा जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब वीडियोस में, उनको भी मैं यहां पर पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।